नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 6 में आज हम जानेंगे संचार माध्यमों को समझने के बारे में। दोस्तों, यह इकाई 4 का चैप्टर है और इसमें संचार माध्यम और विज्ञापन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। यह पॉलिटिकल साइंस से कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है। आइए शुरू करते हैं संचार माध्यमों को समझना। टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिका पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रमों तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी में मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम। क्योंकि मीडिया का संदर्भ समाचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूहों तक है। इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। पृष्ठ क्रमांक 70 पर दिए गए कोलाज में से संचार माध्यमों के 6 अलग अलग प्रकार छाटिए। देखिए, ऊपर की तरफ जो ये दिया हुआ है, इसमें संचार माध्यम के अलग अलग प्रकार कौन से हो सकते हैं। इनको एक बार बैठकर आप क्या कर सकते हैं, छाटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मीडिया के जो हैं वो चरण है और किस तरीके से उनके अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक पहचान है। संचार माध्यम और तकनीकी। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं और इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले साल जनसंख्या माध्यम में के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार से बदली है और आज भी बदलती जा रही है। तकनीकी तथा मशीनी को बदलकर आधुनिक बनाने से संचारों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीकी इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए, आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों से तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संचार के अन्य भागों, समाचार और मनोरंजन कार्यक्रमों को देख पाते हैं। टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका के फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास में लाकर रख दिया है। देखिए, यहां पर एक चित्र बना हुआ है। एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग
देखिए यहाँ पर गुटेनबर्ग जो है वो क्या कर रहे हैं, एक बाइबल के पन्ने का क्या कर रहे हैं, वो चित्र छपाई कर रहे हैं। अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे। उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहले टीवी कब आया और केबल टीवी कब शुरू हुआ। आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ऐसी 3 चीजों की सूची बनाइए जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित है और जिनके बारे में आपने टेलीविजन देखकर जाना है। देखिए दोस्तों, अभी इसमें बताया गया जो अपन ने पढ़ा उसमें ये कि मीडिया जो है आज से 20 साल पहले आया है। यानी कि अगर सही माध्यम से देखा जाए तो यदि आप अपने बड़े भाइयों या अपने माता पिता से पूछते हैं तो वो इस बात के बारे में बखूबी बता सकते हैं कि आज से 20 साल पहले जब टीवी का माध्यम क्या था, बहुत ज़्यादा श्रिंक था, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं था। आज हर घरों में आपको रंगीन टीवियाँ देखने मिलती हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है लोगों के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी ही हुआ करती थी, या वो भी बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी। एक छोटे से प्रोग्राम को देखने के लिए कई लोगों की भीड़ इकट्ठी एक जगह हुआ करती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें इन टीवी के माध्यमों के बारे में आपने अपने बड़ों से सुना होगा, और ये सब चीज़ें मतलब सुन के आपको इंटरेस्ट भी आया होगा। ये माध्यम जब कुछ नया आता है तो उसके बारे में लोगों की दिलचस्पी क्या होती है, बढ़ती है। और उन्हीं दिलचस्पियों के तहत आज मीडिया इन 20 सालों के अंदर अपनी पहुंच से कितना आगे हो गया है, हम और आप दोनों ही देख रहे हैं। देखिए इसमें सन 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव हुआ। मतलब कि जो पहले हाथों से लिखे जाते थे उनको बाद में छापने के लिए या टाइप करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। यह यंत्र टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया। देखिए इन्होंने अपने इस टेलीविजन के नमूने को बनाया था, और ये टेलीवाइजर जो है इसका आविष्कार भी किसने किया था, जॉन एल बेड ने। अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापित होने वाली 3 चीजों की सूची बनाइए। एक समाचार पत्र लीजिए और उसमें दिए गए विज्ञापनों की संख्या गिनिए। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह बात सही है? यदि हाँ तो क्यों, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और अपने चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है उसमें लाइटें, कैमरा, ध्वनि रिकॉर्डिंग करने यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीकी जुटाने में भी बहुत धन व्यय होता है। और इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न प्रकार के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन इत्यादि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापन की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। देखिए एक समाचार चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता के आधार पर 500 रुपए से 80,000 रुपए के बीच पड़ता है। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा, ये पूरा जो चैनल है यहाँ पे देखिए काम चल रहा है, ये पूरा का सेक्शन क्या होता है यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना इंटरेस्टेड नहीं है वो जो दिखा रहे थे उसमें। अपन ये बस जाने कि जो मतलब जैसे किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर उसकी लोकप्रियता अच्छी है तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा महंगा बिकेगा, तो उसके लिए 80,000 रुपये पड़ता है करीब। और अगर कोई प्रोडक्ट लो है तो उसमें 500 रुपये भी होता है। तो विज्ञापन देने के मूल्य उसकी लोकप्रियता पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। जितनी उसकी लोकप्रियता होगी उसी हिसाब से उसके जो प्रोडक्ट है
उसका विज्ञापन रहेगा। संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचार के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रमों पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य होता है। न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। देखिए ये इस प्रकार से न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्टें हैं जो छपती हैं। इनको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इनका टाइटल पढ़ रहा हूँ। इंडिया डेली की रिपोर्ट, कारखानों के बंद होने की घोर अशांति, डेली न्यूज सर्विसेज। तो इस तरीके से क्या है, नए नए प्रकार से जो विज्ञापन है वो न्यूज़ है, वो न्यूज़ जो होती हैं न्यूज़पेपर में मिलती हैं हमको पढ़ने के लिए, और हम उनको क्या करते हैं, पढ़कर ये जानते हैं कि हमारे वास्तविक माध्यम मतलब हमारे समाज में क्या चल रहा है, और उस हिसाब से हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं। वास्तविकता में तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों में से शहर के प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते हैं कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं, और इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। संतुलित रिपोर्ट कौन सी होती है? जिसमें हर विषय पर क्या है, किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा होती है। किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा होती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। पाठकों को क्या कर दिया जाता है? स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है अपनी राय बताने के लिए। तो संतुलित रिपोर्ट किसे कहते हैं? किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा, और फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बताने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना संतुलित रिपोर्ट का एक माध्यम होता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया, और इसमें सबसे बुरा समय सन 1975 से 77 तक आपातकाल का था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से लिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं, और इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता तथा उनके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं।
इसलिए व्यापार में गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा, और इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा तय करना। मसौदा तय करने से पहले जरा ऊपर की तरफ देखें जो अपन ने छोड़ दिया यहां पर। क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया उपयुक्त विवरण एक जैसा है? आपके विचार में इसमें क्या क्या समानताएं और असमानताएं? तो देखिए, इन दोनों को पढ़ने से ये बात समझ में आएगी कि दोनों ही अपने अपने क्या है पक्ष अलग अलग प्रकार से रख रहे हैं, और दोनों के पक्ष रखने के तरीके भी क्या है, भिन्न है। तो इनको एक बार आप पढ़ सकते हैं और इससे आपको इसका आंसर देने में सहूलियत होगी। आगे बढ़ते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी विषय के दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण है? तो क्यों? देखिए, दोनों पक्षों को जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बात से ही तो डिबेट की एक जो समस्या है वो समाप्त होती है कि हम जाने तो तर्क क्या है और वितर्क क्या है। मान लीजिए कि आप किसी समाचार पत्र के पत्रकार हैं। अब आप उपयुक्त दोनों विवरणों में से एक संतुलित रिपोर्ट तैयार कीजिए। देखिए, अगर संतुलित रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसके लिए उसके पूरे तथ्य और आंकड़ों को क्या करना है, खंगालना है और उसके बाद उसे लिखना है। तो वो आप बैठकर इसे कर सकते हैं और अपने परिवार या बड़ों के साथ इसको बैठकर समझ सकते हैं। ये एक अच्छा चैप्टर है। चलिए इसको जरा देखते हैं। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता रहता है और हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम है। सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सकें। आपके विचार में ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाए जाते हैं या नहीं दिखाए जाते। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के? हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारा दृष्टिकोण, हमारे विश्वास, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ्य जीवन शैलियों से परे भी ऐसा एक संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार की अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। देखिए, यहाँ पर हमने जो पढ़ा वो एक वाकई में एक अच्छा तर्क था जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ, विज्ञान ने हमें माध्यम से जोड़ तो दिया, मीडिया से जोड़ तो दिया, पर हमें भी ये तय करना होगा स्वयं के विवेक से कि हर जो न्यूज़ जो हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है, उसके बारे में, उसके तर्कों को बारे में समझना और उनकी चर्चाओं को सुनना, जिससे कि सही और गलत के फैसलों को हम जान सकें, यह बहुत अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसौदा तय करना। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य हैं। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो समाचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने का कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारे मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। हाल ही में संचार माध्यमों को कोला पेयों में कीटनाशक का स्तर खतरे के स्तर से बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था।
उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरता पूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृतांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी ना जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकर देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो ये एक जो परसेप्शन है उसमें जो खबरें हैं उनके बारे में बताया गया कि जिस तरफ मीडिया अपना रुख चाहे उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर सकती है। संचार माध्यम में फैशन शो बहुत लोकप्रिय हुए हैं। संचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से क्या नतीजा निकला? क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हो जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि संचार माध्यमों ने उसे दिखाया नहीं गया? कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम जो है किसी एक माध्यम पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मान लीजिए कि हम किसी न्यूज़ चैनल पर डिपेंडेंट हैं, हम उस समय उसकी रिपोर्ट देखते हैं, पूरा दिन उसकी रिपोर्ट देते हैं, पर माध्यम के अभाव में, मतलब वह माध्यम जिसके द्वारा हम जानकारियां लेते हैं उसमें ही अगर उस प्रकार की न्यूज़ का अभाव हो तो हम किस तरीके से जानेंगे? हमें अगर ये बातें टीवी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से या फिर किसी समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है तो हम इसको आसानी से नहीं जान पाएंगे कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की घटना घटी है। पर मान लीजिए कि अगर आप बिहार में रहते हैं या आप मध्य प्रदेश में रहते हैं या आप झारखंड में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, भला भला जगह पर अगर आप रहते हैं और इसी स्थिति में मान लीजिए कि कन्याकुमारी में कोई घटना घटी है या फिर हमारे देश की बॉर्डर में कोई घटना घटी है या फिर मान लीजिए कि दिल्ली में कोई सरकार मतलब चेंज हुई है या XYZ कोई भी मतलब फेरबदल हुआ है, कुछ भी चेंज हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी आपको तुरंत कहां से प्राप्त होती है? इसी माध्यम से। और ये माध्यम अगर आपको जानकारी नहीं देता तो आप क्या कहेंगे? इसकी तो मुझे जानकारी थी ही नहीं। तो ये जानकारी आपको मतलब जिस तरीके से पहुंचाई जाती है वही आपको मतलब समझनी होती है और वही आपकी जानकारी में आ पाता है। स्थानीय संचार माध्यम, यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीजों तथा उर्वरकों के उपयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाली वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों में वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिनों में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों के से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधी रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना शुरू किया है। तो ये दूसरा उदाहरण जो था वो था खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिनों में निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन है कि चित्रकूट के ये जो 8 लहरिया नामक पत्रिका है ये कहां पर प्रकाशित की जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के में की जाती है और ये 8 दलित महिलाओं द्वारा ये हर 15 दिन में प्रकाशित की जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आपको जो है स्मरण रखना होता है, ज़रूरत है इनकी। यहाँ पर देखिए अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। देखिए ये यहाँ पर नंबर ऑफ पत्रिकाएँ रखी हुई हैं, ये अलग अलग माध्यम है जानकारियों के।
प्रजातंत्र के नागरिकों के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है, और इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारियां भी प्रायः पूर्ण नहीं होती हैं और एक पक्षीय हो सकती हैं। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट में मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत अच्छी जानकारी जो मिली, उस जानकारी का मुख्य परिप्रेक्ष्य था कि समाचार पत्रों में दी जाने वाली जानकारियाँ जो हैं, हमारे लोकतांत्रिक देश में जो मीडिया है उसको पत्रकारिता या मीडिया को क्या है कि स्वतंत्र रखा गया है। वह अपने सिरे से जैसा चाहे सही जानकारी पहुंचाने के लिए स्वतंत्र है और वो अपनी तरफ से इन जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए भी स्वतंत्र है। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्रों के मालिक हैं, अपने उत्पादकों का विज्ञापन देते हैं। उसके बाद संचार माध्यम होता है, विज्ञापन से उत्पादक को बढ़ावा मिलता है, पाठक और दर्शक उसको देखते हैं, फिर लोग संचार के माध्यमों को देखकर उत्पादक खरीदते हैं, तो पैसा वापस उन्हीं व्यापारी प्रतिष्ठानों को जाता है जहां से उनने इस चीज का व्यापार शुरू किया था। तो एक ये प्रोसीजर है किस चीज की, एडवर्टाइजमेंट की। भाई आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए कि अगर सपोज आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया, किसी कपड़े को बनाया, उस कपड़े आप किसी प्रोडक्ट, मान लीजिए कि आपने बिस्किट का पैकेट बनाया। अब आपकी कंपनी जिस बिस्किट को बनाती है, उस बिस्किट को क्या हर आदमी जानता है? नहीं जानता। वो जानकारी आप कैसे पहुंचाएंगे? तो आपको किसी ना किसी तरह से लोगों तक पहुंचने के लिए आपको टीवी के उस माध्यम को या फिर समाचार पत्र के माध्यम को पकड़ना होगा। अब वहां पहुंचने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने होंगे। तो ये कहलाता है व्यापार का पहला तरीका कि सबसे पहले अपने व्यापार को क्या किया जाए, एडवर्टाइज किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर आप क्या बना रहे हैं ये सेकेंडरी है, प्राइमरी जरूरत है कि वो लोगों तक पहुंचे। फिर आपके प्रोडक्ट में अगर उतनी दम है, अगर वो वाकई बेहतर है, तो जब वो लोग उसे जब वो आप लोगों तक पहुंचेगा तो लोग उसे वाकई में खरीदना शुरू करेंगे। तो जब वो आपके प्रोडक्ट में दम दिखेगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और जो पैसा आपने ऐसी एडवर्टाइजमेंट में और इस प्रोडक्ट को बढ़ाने में लगाया, बाद में ये आपको आपके मुनाफे के रूप में वापस प्राप्त हो जाएगा। पर इनिशियल में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए जानते हैं शब्द संकलन के बारे में। प्रकाशित, इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्टों, लेखों, साक्षात्कार, विवरण आदि से है, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है, जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सकें। सेंसरशिप, इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। प्रसारण, इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है, जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। सार्वजनिक विरोध, इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्रायः रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो शब्द संकलन है इस चैप्टर के वो भी पढ़े, और बहुत सारी चीज़ें हमने मीडिया के क्षेत्र वाले भी हमने जानी, बहुत सारे जानकारियों को हमने संचार के माध्यम से समझने की कोशिश करी। और इसी संचार के माध्यम में अभी और इस इकाई के 3 चैप्टर और हैं हमारे पास, जिसमें हम संचार माध्यम को और जानेंगे। पर इस चैप्टर से जो जानकारियां निकल कर आती हैं वो जानकारियां बहुत ज़रूरी थी हमारे इस जानने के लिए कि किस तरह से टीवी चैनल हमारे लिए काम करते हैं, न्यूज़ चैनल काम करते हैं, किस तरीके से वो अपनी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने ग्रोथ बढ़ाने के लिए वो किस तरीके से काम करते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे जाना। हमने यह भी जाना कि किस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर वो महिलाओं के द्वारा जो न्यूज़पेपर बना के लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, उसे नए दिशा में, अपनी गांव की दिशा में ये नई जो खबरें हैं उनको प्रकाशित की जा रही हैं। तो ये सब इसी चैप्टर से हमको मिला, और हमने इस चीज़ को आपसे कहा भी कि उन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो भविष्य में और चीज़ों को भी हम ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। एनसीईआरटी का तहत हम लोगों आप सभी के साथ ये साझा करना हमारा लगातार जारी रहेगा। आप सभी से एक निवेदन करता हूँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, लोगों तक पहुंचाइए। हम सभी लोग मिलकर इसी एनसीईआरटी के तारतम्य को लगातार आगे बढ़ाते जाते हैं, और उन सभी लोगों को जिनको इसकी वास्तविक ज़रूरत है इस चैप्टरों को सुनने की, पढ़ने की, और जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी लोगों तक हम मिलकर एक मुहिम चलाते हैं एक बहुत बढ़िया तरीके से, कि हम एनसीईआरटी को पूरी तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें। चैप्टर वाइज पूरी चीज़ें हम इसमें जोड़ते जा रहे हैं, जो मिलता जा रहा है उन चीज़ों को मिलाते जा रहे हैं, और भी बहुत अच्छे तरीके से हम आगे पीएससी यूपीएससी के लिए तैयारियों को और बढ़ाएंगे, नए नए चीज़ों को लेकर आएंगे। पर अभी एनसीईआरटी का ये तारतम्य लगातार जारी रहेगा। तो दोस्तों, जब तक मेरे पास कुछ खास नया नहीं है, लेता हूं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।